आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के ज्योग्राफी का चैप्टर द अर्थ एज अ प्लैनेट। ओके, ये आपके क्लास 9 ज्योग्राफी बुक का पहला चैप्टर है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में समझते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। आप जानते हैं सन इज़ द लार्जेस्ट स्टार। ओके, स्टार्स में सबसे बड़ा स्टार सन होता है और सन के अराउंड जितने भी हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व करते हैं, ओके, उनमें आता है प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और छोटे मोटे एस्टेरॉइड्स। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सोलर सिस्टम। The solar system includes the sun and everything that moves around the sun. इनमें planets आते हैं, moons आते हैं, comets आते हैं, asteroids आते हैं। जितने भी planets हैं वो अपने ऑर्बिट में ही सर्कुलेट करते हैं। उनके मूवमेंट के लिए फिक्स्ड पाथ होता है। प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड पाथ में ही मूव करते हैं। ओके, प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड पाथ में ही मूव करते हैं। वो कभी भी अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होते। जो जिस फिक्स पाथ में प्लैनेट ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं, उसे हम कहते हैं द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट अपने ऑर्बिट में कैसे होते हैं? ये होता है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, सन अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लैनेट पर लगाता है और प्लैनेट कभी भी अपने ऑर्बिट से डेविएट नहीं होता। वो जब भी मूव करता है तो अपने पाथ पर ही चलता है, अपने पाथ को फॉलो करते हुए चलता है। ओके, तो हमने देख लिया है कि द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ एंड दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स। दे ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड इन देयर ऑर्बिट्स विच आर ऑलमोस्ट सर्कुलर, राइट। तो वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं और वो ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि जो सन है वो अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी सारे प्लैनेट्स पर लगाती है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में ही ट्रैवल करती है। यहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिल सकते हैं, जैसे सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है या हेवनली बॉडी है। सेलेस्टियल मतलब वो सारे बॉडीज़ जो आपको स्काई में या स्पेस में दिखाई देते हैं। ओके, इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी विच इज़ स्मॉलर देन अ प्लैनेट। देखिए, सबसे बड़ा स्टार क्या है? सबसे बड़ा स्टार सोलर सिस्टम में है हमारा सन। सन के बाद दूसरा बड़ा जो सेलेस्टियल बॉडी है वो है हमारा प्लैनेट्स। क्योंकि प्लैनेट सन से छोटा है, इसलिए प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में। और चूँकि सैटेलाइट जो हैं वो प्लैनेट से भी छोटे होते हैं, इसलिए सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। Okay, so what is a satellite? It is a small body that moves around the planet. And what does planet do? Planet moves around the sun. तो सभी के अपने ऑर्बिट हैं। ओके, सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट से छोटा है और सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट से छोटा है और वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, अगर 1 मार्क्स में आपने पूछ लिया जाए कि सैटेलाइट क्या है, तो आप बोलेंगे सैटेलाइट इज़ अ हेवनली बॉडी विच इज़ स्मॉलर दैन अ प्लैनेट एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। एंड व्हाट इज़ अ प्लैनेट? अ प्लैनेट is also a heavenly body or a celestial body present in the sky, okay, which is smaller than the sun and it revolves around the sun in a fixed orbit and it is held in its orbit by the gravitational force of the sun. sun के gravity ने planets को अपने ऑर्बिट में होल्ड करके रखा हुआ है। वो अपने ऑर्बिट से बाहर कभी जाता नहीं। ओके, कोई भी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सन की ग्रेविटी उनको उनके ऑर्बिट में होल्ड करके रखती है। अब इस चैप्टर में आपको एक और वर्ड दिखेगा, दैट इज़ अ कॉमेट। कॉमेट क्या है? ये भी स्पेस में मिलने वाले ऑब्जेक्ट है। ओके, कॉमेट सैटेलाइट से भी छोटे होते हैं और ये हेवनली ऑब्जेक्ट हैं। ये बने होते हैं आइस और डस्ट के पार्टिकल से। ओके, और ये आपको सन के अराउंड घूमते हुए दिखाई देंगे। फिर एक और टर्म आपको इस चैप्टर में मिल सकता है, दैट इज़ एस्टेरॉइड।
Asteroid is also a small heavenly body, okay, that is seen roaming around in the space. और लास्ट में एक वर्ड है ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज द फिक्स्ड पाथ इन विच एनी प्लैनेट और ऑब्जेक्ट मूव्स. ओके, ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ होती है जिस पाथ के अराउंड ही प्लैनेट मूव करती है. प्लैनेट कभी भी ऑर्बिट के बाहर नहीं निकल सकती. वो अपनी मन मर्जी से ओके ऑर्बिट के बाहर निकल कर ट्रैवल नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर टाइटली हेल्ड इन देयर ऑर्बिट बाय द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ द सन. सन की ग्रेविटी उन पर लगती है, इस वजह से वो अपने ऑर्बिट में ही ट्रैवल करते हैं. अब समझते हैं स्टार क्या होते हैं. ओके, व्हाट इज अ स्टार? स्टार भी एक तरह का हेवनली बॉडी है, बट इट इज़ अ बिग बॉल. ओके, ये एक बड़े बॉल की तरह है. अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. ये एक बड़ा गर्म बॉल है, गैसेस से भरा हुआ. ओके, और इसी गैस की वजह से ये इतना गर्म हो जाता है कि इसकी वजह से निकलने वाली ऊर्जा हमें लाइट देती है. A star is a heavenly body that produces its own light. ओके, क्योंकि ये जलता है, इसके अंदर बहुत से बर्निंग गैसेस होते हैं. ओके, जो जलते हैं, जिनके जलने पर हीट रिलीज होती है और साथ ही रिलीज होती है लाइट. तो आप इनको ल्यूमिनस बॉडी भी कह सकते हैं. ल्यूमिनस बॉडी कैसे होते हैं? जो अपनी लाइट खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. कुछ हेवनली बॉडीज़ हैं जैसे प्लैनेट्स. ओके, प्लैनेट्स के खुद के लाइट नहीं होते. प्लैनेट्स क्या करते हैं? जो भी उनके आसपास स्टार्स होते हैं, जैसे कि सन हो गया, ओके, उनके लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं. इसीलिए प्लैनेट्स आपको साइन करते देखेंगे. लेकिन प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती. दे आर नॉट ल्यूमिनस. ओके, दे आर नॉन ल्यूमिनस हेवनली ऑब्जेक्ट. बट स्टार्स, स्पेशली सन एंड अदर ग्लोइंग स्टार्स, दे can produce their own light. Why? Because they are a ball of hot gases that produce energy, okay, giving out heat and light. So star is a huge ball of hot gases, okay, and it can give out its own heat and light. ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है. ये किसी दूसरे हेवनली ऑब्जेक्ट से लाइट बोरो नहीं करता. ओके, जैसे कि हमारा सन है. सन भी अपना ही लाइट देता है, खुद की ही लाइट प्रोड्यूस करता है. ओके, सन लाइट कैसे देता है? सन के अंदर बहुत से हॉट गैसेस होते हैं. ओके, उनके अंदर कभी फ्यूज़न रिएक्शन होता है तो कभी फ्यूजन रिएक्शन होता है. सन के अंदर प्रेजेंट गैसेस में प्राइमरीली आता है हाइड्रोजन और हीलियम. जब हाइड्रोजन बर्न होता है या हीलियम गैस बर्न होती है, ओके, तो फ्यूज़न या फिशन रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से रोशनी दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है. तो सन is also a luminous body. A luminous body means it can produce its own light. But on the other side, planet is a non-luminous body. Non-luminous body मतलब it cannot produce its own light, rather it reflects the light from a luminous body, such as the sun. Okay. सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब होता है जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करे. सेलेशियल बॉडीज़ क्या हैं? आपको हेवनली बॉडीज़ या सेलेशियल बॉडीज़ वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको स्पेस में दिखाई देते हैं, जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स. ओके, प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट भी एक तरह का हेवनली बॉडी है. ओके, जैसे कि स्टार अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है, रेडिएट कर सकता है अपने खुद के लाइट को और हीट को. अ प्लैनेट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द स्टार. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ एक प्लैनेट है और वो लाइट को बोरो कर रहा है सन से. ओके, हमारा जो प्यारा अर्थ है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चमकती है, इसमें रोशनी होती है क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है. अ प्लैनेट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द स्टार, स्पेशली द सन. अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज बॉडी. ओके, ये सन से तो छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे दूसरे हेवनली बॉडीज़ जैसे एस्टेरॉइड्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ओके, उनके मुकाबले प्लैनेट्स साइज में बड़े होते हैं. अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज बॉडी दैट मूव्स अराउंड द स्टार, स्पेशली द सन. अ प्लैनेट डज नॉट मेक इट्स ओन लाइट. प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती. जैसे कि मैंने बताया, ये सन से या किसी दूसरे स्टार से लाइट को बोरो करती है. ओके, तो इस लेसन में आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिल सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूशन. न्यूक्लियर फ्यूशन का मतलब होता है सन के अंदर प्रेजेंट गैसेस में जो एटम्स होते हैं उनके अंदर फ्यूज़न रिएक्शन होता है. ओके, फ्यूज़न मतलब
इनके गैसेस के न्यूक्लियस जो हैं, एटम्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं, मिल जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सनलाइट में प्रेजेंट गैसेस होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ओके, तो जब दो हीलियम गैसेस आपस में फ्यूज़ करते हैं, ओके, हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस जब फ्यूज़ करते हैं, उनके एटम्स आपस में मिलते हैं, तो फ्यूज़न रिएक्शन होता है। ओके, और ये इतना स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट और लाइट के रूप में निकलती है। रेडिएशन का मतलब होता है टू गिव आउट स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, फिर हम बात करते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट भी एक हेवनली बॉडी है, सेलेशियल बॉडी है। ओके, आसमान में दिखने वाले, स्पेस में दिखने वाला बॉडी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मैं सेलेशियल बॉडी और हेवनली बॉडी कहता हूँ, इन दोनों का मतलब ये है कि ये सारे आपको स्पेस में या ऊपर आसमान में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो सैटेलाइट भी एक हेवनली बॉडी है जो कि प्लैनेट से छोटा होता है। देखिए, मैं आपको फिर से सारे हेवनली बॉडीज़ का ऑर्डर समझा दूँ। स्टार्स में सबसे बड़ा है सन। सन के आसपास रिवॉल्व करता है प्लैनेट्स, और प्लैनेट से छोटा होता है सैटेलाइट, और सैटेलाइट रिवॉल्व करता है प्लैनेट के आसपास। ओके, अ सैटेलाइट इज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। जैसे द मून, मून क्या है? एक सैटेलाइट है, और सैटेलाइट क्या करता है? प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून क्या है? एक सैटेलाइट है, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट अर्थ। ओके, तो रिवॉल्व का यहाँ पे क्या मतलब है? रिवॉल्व का मतलब होता है आसपास चक्कर लगाना, टू मूव अराउंड समथिंग। फिर हम आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट की तरफ। ओके, व्हाट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहते हैं? अ ड्वार्फ प्लैनेट इज अ स्मॉल प्लैनेट लाइक बॉडी। ओके, ये भी सन के आसपास ही रिवॉल्व करता है। ये भी देखने में सर्कुलर होता है, राउंड होता है, शेप में ये राउंड होता है। लेकिन इसे ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर पाता। ओके, जैसे कि ये जो प्लैनेट है, ओके, इसके ऑर्बिट में आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, और बहुत सारे टूटे हुए एस्टेरॉइड्स के टुकड़े दिखेंगे, और कुछ खराब सैटेलाइट्स के, ओके, पड़े हुए टुकड़े इनके ऑर्बिट में दिखाई देंगे। तो इस वजह से हम इसे प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते। ओके, प्लैनेट में हम कौन से हेवनली बॉडीज़ को रखते हैं? प्लैनेट में वही सारे हेवनली बॉडीज़ आते हैं जिनका ऑर्बिट बिल्कुल क्लियर हो। ऑर्बिट मतलब उनका फिक्स्ड पाथ जिसमें प्लैनेट मूव करता है। अगर उनके पाथ में किसी भी डस्ट पार्टिकल्स या किसी भी एस्ट्रॉयड के टुकड़े पड़े हों और वो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं रख पाता हो, तो फिर वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, वो डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। ओके, हालांकि बाकी प्लैनेट का बिहेवियर ये भी शो करते हैं, ये भी फिक्स्ड पाथ में ही ट्रैवल करते हैं, ये भी सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, फिर भी इनको हम एज अ प्लैनेट क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट को साफ नहीं रखते। इनके ऑर्बिट में बहुत सारे डेब्री होते हैं, ओके, टूटे हुए स्टार्स के, सैटेलाइट्स के, या डस्ट पार्टिकल्स के, आइस पार्टिकल्स के टुकड़े होते हैं जो ये अपने ऑर्बिट में क्लियर नहीं करते। इस वजह से दे डू नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट। ओके, हालांकि ये प्लैनेट है, लेकिन हम इसे इसे हम सैटेलाइट नहीं कह सकते। ओके, तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? ड्वार्फ एक स्मॉल प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, सन के आसपास रिवॉल्व करता है, सर्कुलर होता है, राउंड होता है शेप में, और सबसे खास पहचान होती है, इट हैज़ नॉट क्लियर्ड इट्स पाथ इन स्पेस। इसका जो पाथ होता है वो बहुत ज़्यादा मेसी होता है, क्लटर्ड होता है, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स के टुकड़े इसके पाथ में आते हैं जो वो इसे क्लियर नहीं करता। इसी वजह से प्लूटो को हमने प्लैनेट के कैटेगरी से निकाल दिया, प्लैनेट फैमिली से उसे बाहर कर दिया, और आज हम प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ हुआ है। ओके, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है लगभग राउंड शेप का कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, क्लियरिंग योर नेबरिंग हुड। क्लियर्ड इट्स नेबरहुड का मतलब होता है रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हिज पाथ। जैसे प्लूटो अपने नेबरहुड को, अपने ऑर्बिट के आसपास को क्लियर नहीं रख पाता। ओके, IAU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन है
जो स्पेस में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स का नामकरण करती है, उनका नाम रखती है। ओके, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, जियोडेसी। जियोडेसी क्या है? ओके, जियोडेसी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। जब आप अर्थ के शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में स्टडी करते हैं यूजिंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स, तो उसे हम जियोडेसी कहते हैं। ओके, जियो का मतलब अर्थ होता है और डेसी का स्टडी है उसके मेज़रमेंट को लेकर। ओके, तो अर्थ के मेज़रमेंट को लेकर ये डिटरमाइन करना कि अर्थ का साइज कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है। ओके, पोल्स में वो कैसा दिखता है, इक्वेटर के आसपास वो कैसा दिखता है। जब आप उसके साइज और शेप की साइंटिफिक स्टडी करते हैं अलग अलग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, तो इस स्टडी को हम जियोडेसी कहते हैं। ओके, तो अर्थ के आप सर्वे करते हैं। सर्वे करने का मतलब है आप एक एक पार्ट को एग्ज़ामिन करते हैं, अलग अलग प्लेसेस को एग्ज़ामिन करते हैं कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। ओके, और अलग अलग उपकरणों का यूज़ करके हम उसके शेप और साइज को मेज़र करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम जियोडेसी कहते हैं। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ जियोडेसी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। ओके, यूजिंग डिफरेंट साइंटिफिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इसमें हम अलग अलग प्लेसेस का सर्वे करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अर्थ का एग्जैक्ट शेप और साइज क्या है। राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ओरिजिन ऑफ द जीपीएस। ओके, हम जीपीएस के ओरिजिन की बात करते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, इसको पहले डेवलप किया गया था यूएस के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1970s के दौर में। ओके, पहले जीपीएस का यूज़ हम मिलिट्री पर्पस के लिए करते थे। मिलिट्री ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, मिलिट्री मिशन को पूरा करने के लिए, आर्मी अटैक्स, ओके, दुश्मन सेना के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए हम जीपीएस का यूज़ करते थे। अब जीपीएस का कॉमर्शियल यूज़ होने लगा है। ओके, लोग इसको अपने पर्सनल यूज़ में भी लगाते हैं। जीपीएस बेसिकली आपको मदद करता है ट्रैक करने में आपका लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने बचपन में लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स तो पढ़ा ही होगा। ओके, तो लैटिट्यूड्स आपके पैरेलल लाइंस होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स आपके वर्टिकल लाइंस होते हैं। ओके, लैटिट्यूड्स आपके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और लॉन्जिट्यूड्स आपके वर्टिकल लाइंस होते हैं। इनके इंटरसेक्शन से आपको ग्रिड मिलता है, एक स्क्वायर शेप का बॉक्स मिलता है। ओके, तो इनके इंटरसेक्शन से जो स्क्वायर शेप का बॉक्स बनता है उसके अंदर हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। ओके, यूजिंग द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कॉल्ड जीपीएस। सो व्हाट इज जीपीएस? ओके, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आप जीपीएस का मतलब समझ सकते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई और लोकेट एनी पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट, एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर आप एयरपोर्ट पे खड़े हों तो आप जीपीएस से जीपीएस मोड ऑन करके मैं आपके एयरपोर्ट के लोकेशन को ट्रैक कर सकता हूँ। अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं तो मैं बता सकता हूँ कि आप कौन से हॉस्पिटल में इस वक्त हैं। ओके, तो जीपीएस क्या करता है? जीपीएस मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को, ओके, किसी भी इंस्टीट्यूट को अर्थ के सरफेस में लोकेट करने के लिए। सो इट इज़ द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स ट्रैक, लोकेट अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो पहले आपको बस ये याद रखना है कि जब जीपीएस पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, ये इंट्रोड्यूस की गई थी यूएस के अंदर 1970 में। ओके, और इसका पहला पर्पस था मिलिट्री ऑपरेशंस को सक्सेसफुल बनाना। ओके, दुश्मन के कैंप्स को लोकेट करना और पूरे वार का प्लान करने के लिए हम जीपीएस को यूज़ करते थे। हालांकि अब इसका कमर्शियल और पर्सनल यूज़ भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोड के बारे में। ओके, व्हाट इज़ अ जियोड? जियोड का मतलब होता है द शेप ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ का शेप ओके पूरी तरह से या परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। ये एक फुटबॉल के शेप में नहीं है, ये पूरा गोलाकार नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स पर ये आपको फ्लैट दिखाई देगा और इक्वेटोरियल रीजन में हल्का सा फूला हुआ नजर आएगा। ओके, सो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स एंड बर्स्ट एट द इक्वेटर। तो इस वजह से इसको जो शेप मिलता है ये दबे हुए या पिचके हुए फुटबॉल की तरह आपको लगेगा। इस शेप को हम साइंटिफिकली कहते हैं जियोड।
ओके, जियोड का मतलब है द शेप ऑफ द अर्थ। ओके, द जियोड इज एक्चुअल शेप और द रियल शेप ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ओके, ये एक परफेक्ट बॉल की तरह नहीं दिखता। इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ। ओके, बात करते हैं द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द जीपीएस के बारे में। ओके, जीपीएस के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जीपीएस के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्पेस सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट और तीसरा है आपका यूज़र सेगमेंट। ओके, स्पेस सेगमेंट में हम उन सारे सैटेलाइट्स को जीपीएस से स्टडी करते हैं जो आपके स्पेस में लोकेटेड है। कंट्रोल सेगमेंट की मदद से हम अर्थ के स्टेशंस, ओके, जो कि इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं, अर्थ में लोकेटेड वो सारे स्टेशंस जो ऊपर उड़ रहे स्पेस में उड़ रहे सैटेलाइट्स को स्टडी करते हैं, उनको लोकेट करते हैं, वो है हमारा कंट्रोल सेगमेंट। और यूज़र सेगमेंट में हम सब लोग आ जाते हैं जो जीपीएस डिवाइस का यूज़ करके हम अलग अलग प्लेसेस को ट्रैक करते हैं, अलग अलग लोकेशंस को ट्रैक करते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स है। स्पेस सेगमेंट, ओके, जहाँ ऊपर उड़ रहे सैटेलाइट्स की स्टडी की जाती है। कंट्रोल सेगमेंट, जहाँ अर्थ स्टेशंस हैं जो ऊपर के सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं। और तीसरा है यूज़र सेगमेंट, जिसमें हम जैसे लोग आते हैं जो जीपीएस की मदद से अलग अलग लोकेशंस को ट्रैक करते हैं। ओके, दोस्तों, आज का आखिरी टॉपिक है वाई इज़ अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम जानते हैं हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, लेकिन इसे हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? ओके, चलिए समझते हैं। अगर आप अर्थ को ऊपर स्पेस से देखते हैं, काफ़ी ऊंचाई से, तो आपको अर्थ नीला दिखाई देता है। ओके, द अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो मैक्सिमम सरफेस है वो वाटर बॉडी से कवर्ड है, जिनमें ओशंस, लेक्स, रिवर बॉडीज और लार्ज ओशंस आते हैं। ओके, सीज एंड ओशंस मेजरली आपके अर्थ को कवर करते हैं। अबाउट 3/4 और ऑलमोस्ट 75% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई वाटर बॉडीज़। और इन वाटर बॉडीज़ को अगर आप ऊपर आसमान से या स्पेस से देखते हैं तो ये पूरे नीले नज़र आते हैं। इस वजह से हम अर्थ को कहते हैं अ ब्लू प्लैनेट। ओके, so earth is called the blue planet because it contains huge amount of water bodies, okay, including lakes, rivers, seas and oceans. Almost 3/4 or 75% of the surface of the earth is covered with water. Okay, तो वाटर बॉडीज जो अर्थ का पार्ट बनती हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जितना भी एयर से एयर रिलेटेड पार्ट ऑफ द अर्थ है, ओके, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज सराउंडेड बाई एयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, तो आज मैं अपने टॉपिक को यहीं रोकता हूँ। ओके, आज हमने ब्लू प्लैनेट के बारे में डिस्कस किया है। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है। हम पढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर द अर्थ एज अ प्लैनेट। ओके, ये इस चैप्टर का पहला सेशन था। इस सेशन को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हम वीडियोस को पार्ट्स में बनाएंगे क्योंकि एक सिंगल वीडियो काफ़ी डल और अनइंटरेस्टिंग हो सकता है। तो वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम वीडियोस को पार्ट्स में ही बनाएंगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सेशन। आई विल सी यू in the next session. Okay, we will continue the same chapter. Till then, take care. Goodbye.